विकी की शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, जिस कारण शंभू और मंजू बहुत परेशान रहते हैं। एक रोज मंजू की बहन उमा उनके घर आती है। दीदी, कब खिला रही हो विकी की शादी की मिठाई? मैं बोल देती हूँ, मैं 1 महीने पहले ही आ जाऊंगी। अरे तू आ तो जाएगी, लेकिन कोई लड़की मिले तब ना। क्या बताऊं, विकी के मोटापे के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। रिश्ता होना भारी हो गया है। दीदी, विकी की नहीं हो रही तो क्या आशीष को भी बिठा कर रखोगी? उसकी शादी करा दो। एक औरत घर आएगी तो घर में मदद हो जाएगी तेरी भी। फिर जब विकी के लिए लड़की मिलेगी तब उसकी कर देना। एक के कारण दूसरे को कवारा रखना तो सही नहीं है। ये बात तो तू ठीक बोल रही है। इतने में शंभू भी वहां आ जाता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर विकी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। पता है, वो जो अपने सेठ है ना, उनके लड़के ने दूसरी जात में शादी कर ली है। तो हम भी कोई गरीब घर की दूसरी जात की लड़की ले आते हैं, क्या कहते हैं आप? यही ठीक रहेगा दीदी। मेरे घर के बगल में एक गरीब परिवार है, समोसे बेच बेच कर वो अपना गुजारा करते हैं। उनकी लड़की सांवली है, लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। उससे बात चलाऊं क्या विकी की? नेकी और पूछ आज ही बात कर। उमा उसी वक्त अपने पड़ोस में फोन करती है और कहती है, भाभी जी, वो मैंने फोटो भेजी है रिया के लिए। कैसा लगा लड़का, बताना जरा। मेरा भांजा है। सुखी रहेगी आपकी रिया, कोई दुख नहीं होगा उसे। वहां रानी की तरह रखेगा विकी उसे। हाँ, सो तो है। मैं सबसे बात करके बताती हूँ। रिया की माँ खुशी से पगला जाती है और रिया उसके पापा से कहती है, उमा बहन ने अपने भांजे का फोटो भेजा है शादी के लिए। अपनी रिया के तो भाग्य ही खुल गए। लड़का बस थोड़ा सा मोटा है, लेकिन जैसा भी है अच्छा लग रहा है। बड़े घर में जाएगी तो इसके कारण बाकी तेरी बहन के रिश्ते भी अच्छे घर में हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम रिश्ता पक्का कर दो। रिया और विकी का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के सारे खर्च शंभू करता है और रिया विकी की शादी हो जाती है। विकी के घर आके रिया की आंखें ही नहीं खुलती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। अब मैं अपनी सहेलियों के बीच में खुद को बड़ा दिखा पाऊंगी। आशीष भैया से अपनी बहन की शादी करवा के पूरा घर अपने अंडर कर लूंगी। शंभू और मंजू रिया को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। रिया बेटा, तू इस घर की बड़ी बहू है। मेरे बाद तुझे ही इस घर की भागडोर अपने हाथ में लेनी है। हमारे घर के कायदे कानून सीखने में तुझे वक्त लगेगा, लेकिन जब सीख जाएगी तो तुझे इन सब में मजा आएगा। मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी, आप फिक्र मत करो। अपने मायके में मैं 25-25 किलो के समोसे बनाती थी, तो ये सब तो घर के काम क्या ही है मेरे लिए। अरे नहीं बहू, काम वाली सारे काम करती है, बस खाने का ही काम है। तू 10 बजे से पहले नाश्ता बना लेना, क्योंकि फिर दोनों भाइयों को काम पर जाना रहता है। ठीक है मम्मी जी, मैं कल 9 बजे ही नाश्ता तैयार कर दूंगी। अगले दिन सुबह पहले रिया नाश्ते में समोसा बना देती है। सब समोसा देखकर हैरान हो जाते हैं। बहू, तूने अकेले बना लिया? हाँ पापा जी, बना लिया, इसमें क्या है। भाभी, गजब का स्वाद है, बिल्कुल दुकान की तरह। बहू, अब मुझे यकीन हो गया है कि तू रसोई अच्छे से संभाल लेगी। हमने सही लड़की पसंद की है अपना विकी के लिए। इसी तरह से आशीष के लिए भी कोई मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिल जाएगी। रिया भी तो मिली ना हमें। रिया रसोई संभाल लेती है और घर में सबकी चहेती बन जाती है। दिन बीतने लगते हैं। मंजू की तबीयत एक रोज ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहती है, जी आशीष की शादी के लिए लड़की देख लो जल्द से जल्द। पता नहीं मेरा बुलावा कब आ जाए। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले ही मैं अपने बच्चों को संभालने वाली ले आऊं। इसी महीने शादी कर दो आशीष की। इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी मंजू? तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे की शादी करवा दो आप बस। ठीक है, देखता हूँ। शंभू अपने दोनों बेटों से आशीष की शादी की बात करता है। इतने में रिया आकर कहती है, पापा जी, मेरी बहन है ना, उससे आशीष भैया की शादी करवा सकते हैं हम। इतने में आशीष कहता है, पापा, मैं रीना को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। तब तो ठीक है, सारी टेंशन ही खत्म। बस कल ही लड़की वाले से मिलने का प्लान बना लो। ठीक है पापा। आशीष की बात सुनकर रिया का मूड खराब हो जाता है। उसके तो सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर कहती है, ठीक है, लाने दो आशीष भैया को अपनी पसंद की लड़की। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और सब मेरे हिसाब से ही चलेगा। उसकी एक नहीं चलने दूंगी मैं। मेरी जगह उसे नहीं लेने दूंगी। आशीष की शादी की तैयारी होने लगती है। 15 दिन में रीना और आशीष की शादी भी हो जाती है और रीना रिया की देवरानी बनके घर में आ जाती है। मंजू के बीमार होने के कारण रिया खुद को रीना की सास बनकर दिखाने लगती है और रीना के गृह प्रवेश के वक्त उसे कहती है, रीना, तुम इस घर की छोटी बहू जरूर हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी।
जी भाभी। चलो अब जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। ठीक है भाभी। रीना, आशीष और विकी, रिया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मंजू और शंभू को लगता है कि रीना के आने से उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि अब उनके घर में कलेश जन्म लेने वाला है। मंजू, अब तो तुम्हें शांति हो गई ना? दोनों बेटों का घर बस गया है, और क्या चाहिए मुझे। बस बहुएं मिलकर रहे और घर संभाल ले। संभाल लेगी, तुम बस अपना ध्यान रखो। अब तो तुम्हारी सेहत में सुधार होगा ना? ये मेरे हाथ में नहीं है, अब सब ऊपर वाले के हाथों में है। अगले दिन रिया रीने को जेवर और साड़ी देती है। ये साड़ी और जेवर पहनकर रसोई में आ जाना, तुम्हें ही खाना बनाना है आज। ठीक है भाभी। रिया कमरे से चली जाती है और रीना गुस्से में आशीष से कहती है, तुम्हारी भाभी खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं दिखाती? जब से इस घर में पैर रखे मैंने, वो मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं चलेगा आशीष, इस तरह तो मैं जी नहीं पाऊंगी इस घर में। यार भाभी घर में सबकी चाहिए थी है। जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तब से उन्होंने ही रसोई संभाल रखी है। वैसे वो बुरी नहीं है, तुम्हें इस घर में सबके दिलों में अपनी जगह बनानी होगी भाभी की तरह। हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये तो मुझे पहले से पता है, ऊपर से भाभी की बहन को मना करके मैंने तुमसे शादी की है ना। रीना समझ जाती है कि रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अच्छे से तैयार होकर रसोई में जाती है। रीना, तुम खाने में खीर बना लो और पोहे बना लेना, थोड़ा हल्का खाना ही अच्छा रहेगा। शादी में सबने इतना हैवी खाना खाया है, वो भी लगातार। पापा जी को तो हल्का ही खाना है, वैसे भी सबका ख्याल हमें ही तो रखना होगा। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें भी ये सब देखना होगा। जी भाभी। रीना रसोई में क्या सामान कहाँ पड़ा है रीना को बताकर बाहर आ जाती है। भाभी आप जो कहेगी वो मैं करूंगी। हैं? कभी नहीं। रीना ने चापलूसी करना नहीं सीखा। पहली रसोई में सब अच्छा खाना बनाते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं। भाभी सोच रही है कि सबके सामने मुझे नीचा दिखा देगी, लेकिन मैं उनकी चाल में नहीं आने वाली हूँ। छोले कुलचे बना लेती हूँ, जिसे खाकर सब मेरी तारीफ करेंगे, जिससे भाभी जल जाएगी। रीना छोले और कुलचे बनाती है और साथ में खीर और पोहा बनाती है। रसोई में 2 घंटे लगने के कारण रिया खाने की टेबल पर बैठे सभी लोगों से कहती है, बहुत देर हो गई भाई रीना को तो रसोई में। आशीष भैया, उसे खाना बनाना आता तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उसे आता ना हो और वो शर्म से बोल ना पा रही हो। ऐसा नहीं है भाभी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसी बात है तो मैं रसोई में जाकर देख कर आती हूँ। उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? रिया जैसे ही जा रही थी कि रीना खाना लेकर बाहर आती है और सबको परोसती है। अरे वाह, सुबह सुबह छोले कुलचे मिल गए, और क्या चाहिए मुझे। रीना, तुम्हें कैसे पता मुझे छोले कुलचे पसंद है? भाभी मैंने पोहे भी बना दिए, जिससे ज्यादा तेल घी ना खाना हो तो वो खा लेगा। रिया शॉक्ड हो जाती है इतना खाना देखकर, लेकिन फिर भी वो हंसकर कहती है, चलो अच्छा है तुम्हें सब कुछ आता है, मुझे सिखाना तो नहीं पड़ेगा तुम्हें कुछ। वाह छोटी बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, एकदम होटल की तरह बना है। बहू दोपहर में खाना मत बनाना, सब यही खा लेंगे, इतनी मेहनत से बच्ची ने बनाया है। मंजू अपने गले से सोने का चेन निकालकर रीना को देती है और शंभू 11,000 रुपए उसे देता है। विकी अपनी तरफ से सोने की अंगूठी उसे देता है और कहता है, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रीना। थैंक यू भैया। रीना ये सब देखकर जल जाती है और उसकी आंखें छोटी बड़ी होने लगती है। रिया बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये कल की आई लड़की को मम्मी जी ने सोने का हार दे दिया, इन्होंने सोने की अंगूठी दे दी, मुझे तो ये सब नहीं दिया था। सब कुछ निकल ना जाए मेरे हाथ से, इस रीना को मौत देना पड़ेगा। इधर रीना और आशीष बहुत खुश होते हैं। रात में विकी रिया से कमरे में रीना की बहुत तारीफ करता है। क्या कुलचे बनाए थे रीना ने, सच में मुंह में पानी आ रहा है। अभी तक पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कल मैं भी बनाती हूँ छोले कुलचे, मेरे हाथ के खा के देखना। रीना ने बस एक तरह के कुलचे बनाया ना, मैं तो 3 तरह के कुलचे बनाकर कल खिलाऊंगी आपको। ऐसी बात है तो बनाओ, मैं तो खाने के लिए तैयार ही हूँ। अगले दिन रीना जैसे ही रसोई में जाती है, रिया उससे कहती है, रीना आज तुम रहने दो, मैं बना रही हूँ नाश्ता, तुम बाकी का काम कर लो। जी भाभी। रिया खाना बनाने में लग जाती है। समोसा बनाने वाली की बेटी को कम समझ रही हो क्या रीना तुम? 3 तरह के कुलचे बनाऊंगी आज, प्लेन कुलचा, स्टफ कुलचा और अमृतसरी कुलचा। मेरी बराबरी तुम कभी नहीं कर पाओगे रीना। रिया 3 अलग अलग तरह के कुलचे और छोले बनाकर तैयार कर लेती है और सबको परोसती है। तो पेश है 3 अलग अलग तरह के कुलचे, एक साथ खा के बताइए कैसे बने। भाभी एक ही कुलचा बना दी, 3 की क्या जरूरत थी? वैसे तो मैं पहली बार कुलचे की 3 वैरायटी देख रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये प्लेन कुलचा है, ये स्टफ कुलचा है, ये अमृतसरी कुलचा है।
तीनों टेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या अंतर है। आशीष और बाकी सब छोले कुलचे खाते हैं और विक्की कहता है, गजब का बनाया अमृतसरी कुलचा। मेरी पत्नी पंजाबी खाना भी इतना अच्छा बनाती है, मैं नहीं जानता था। तो खाना तो अच्छा लगा मुझे भी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, इतना तला खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, ऊपर से मेरी हालत तुझसे छुपी नहीं है। मम्मी जी आप तो जानती है मैंने तेल पूरी तरह से निकाल दिया है छोले में से, मेरे खाने में कभी तेल नहीं होता, आप जानती है ना। हाँ बहू, लेकिन फिर भी इतना भारी खाना गर्मी में कोई नहीं खाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप ये सब छोड़िए और खाने का आनंद लीजिए। बहू अमृतसरी कुलचे तो 1 नंबर दूंगा मैं। भाभी खाने में तो आपकी मास्टरी है, बहुत ही अच्छा खाना बना है, रीना से भी अच्छा। रिया के तेवर आसमान को छूने लगते हैं और वो रीना को देखती है कि इस घर में वो किसी की नहीं चलने देगी। रीना को मन में गुस्सा आने लगता है और वो खुद से कहती है, भाभी ने ये सब जानबूझकर किया है, वो मुझे खुद से सुपीरियर दिखाने के लिए कर रही है। आपने 3 तरह के कुलचे बनाए भाभी, अब देखो मैं कैसे 5 तरह के कुलचे बनाती हूँ। ये सीधा कोल्ड वॉर का आगाज है भाभी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। रीना आज छोले और कुलचे नहीं खाती है। पिछले दिन की तरह आज भी सब घर में छोले और कुलचे ही खाते हैं पूरा दिन। अगले दिन रीना का भाई सुबह सुबह उसे मायके लेने को आता है और रीना मायके चली जाती है। इधर रिया सबको रीना के बारे में भड़काने लगती है। उधर रीना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैं कल ही वापस चली जाऊंगी ससुराल। हाँ ठीक है बेटा, तेरा जैसा मन करे, तेरा ही ससुराल है। रीना अगले दिन 5 तरह के कुलचे और छोले बनाकर तैयार करती है और उन्हें पैक कर लेती है। इतने में ही आशीष उसे लेने आ जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती है। बहू पहली बार मायके से आई है, माँ ने क्या भेजा है। मम्मी जी मेरी माँ ने सबके लिए छोले और कुलचे भेजे, वो भी 5 तरह के कुलचे हैं। भाभी दोपहर में खाना आपको बनाना नहीं पड़ेगा। लगता है तुम्हारे मायके में भी सबको कुलचे कुछ ज्यादा ही पसंद है। नहीं मम्मी जी, वो मुझे ही बनाने का शौक है, अलग अलग तरह के कुलचे। अच्छा, बहुत अच्छा उपहार लेकर आई हो बहू। मंजू अपने कमरे में शंभू से कहती है, आपको पता है मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बहुएं आकर कर संभाल लेगी, लेकिन बहुओं ने तो यहाँ छोले कुलचे अच्छा बनाने की होड़ लगा रखी है। इतनी गर्मी में हमें तेल खिला खिला कर मार देगी दोनों। तो अब क्या करोगी तुम, समझाओ दोनों को बिठाकर। आपको लगता है अपनी बहुएं इतनी सीधी है, समझाने से मान जाएंगी? उसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगी तुम, कुछ तो करना होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। करोगी तो सही, लेकिन अभी सोचने दो आप मुझे। ऐसा तोड़ निकालूंगी कि दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। ये इतना तेल वाला खाना तो रोज खाया नहीं जाता, ऊपर से एक ही खाना आदमी कितना दिन खाएगा रोज। वही तो बात है, और आपके दोनों बेटे कुछ बोलते ही नहीं है अपनी अपनी पत्नियों को। मंजू बहुत देर तक सोचती है। फिर दोपहर में जब सब छोले कुलचे खा रहे होते हैं तब रीना कहती है, मम्मी जी कैसे बने कुलचे छोले? अब रोज एक ही खाना खाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा, मोटा मोटी ठीक है। अमृतसरी कुलचे मुझे ज्यादा पसंद आए थे, टेस्ट अलग है। हाँ अमृतसरी कुलचे सच में अच्छे थे, लेकिन मुझे बटर गार्लिक कुलचे ज्यादा पसंद आए जो आज रीना लेकर आई है। चलो अब तुम्हारे पापा जी बताएंगे उन्हें किसका और कौन सा कुलचा पसंद आया ज्यादा। देखो ऐसा तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सा कुलचा पसंद आया ज्यादा, आज के भी अच्छे हैं, कल के भी अच्छे थे। पापा जी ऐसा नहीं होता ना, दोनों में से बेस्ट कौन सा था? हाँ पापा जी, कौन सा बेस्ट था? वो तो तुम्हारे पापा तभी बता पाएंगे जब दोनों के बनाए हुए एक साथ खाकर देखेंगे। हाँ ये तुम्हारी मम्मी जी ने सही कहा। ऐसे ये भी पता चल जाएगा कौन सी बहू खाना बनाने में एक्सपर्ट है। मम्मी ये तुमने लाख रुपए की बात कही, तो कल ही ये एग्जाम लिया जाए। हाँ मुझे मंजूर है। हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो तय रहा, जो कल 20 तरह के कुलचे और छोले बना देगी वही खाना बनाने में बेस्ट होगी। वाह मम्मी, दिमाग अच्छा लगाया तुमने। दोनों बहुओं जीतने के लिए अपने पूरे प्रयास करने लगती है। अगले दिन दोनों सुबह 4 बजे उठकर रसोई में लग जाती है। दोनों छोले तो बना लेती है, लेकिन बात जब कुलचे बनाने की आती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। 7 तरह से ज्यादा कुलचे कैसे बना पाऊंगी मैं? क्या करूं? अगर भाभी ने 20 कर दिया तो वो सबकी नजरों में बेस्ट बहू बन जाएगी। उधर रिया भी परेशान, मुझसे 20 तरह के कुलचे तो नहीं बन पाएंगे, जितना था मैंने बना लिया, कहीं रीना बना ले गई तो मैं क्या करूंगी, मेरा सपना तो मिट्टी में मिल जाएगा। रिया कुछ कर। दोनों यूट्यूब में सर्च करती है, अपनी जान पहचान वालों से सब पूछती है, लेकिन फिर भी 7 से ज्यादा कुलचे नहीं बना पाती।
उधर मंजू और बाकी सब खाने की टेबल पर बैठे 20 कुलचे खाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद मंजू आवाज देती है, बहुओं नाश्ता लगा दो, अभी तक बना नहीं है क्या? जल्दी करो, मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। ला रही हूँ। हाँ बस अभी लाई। दोनों को खाना परोसना पड़ता है। दोनों 7-7 तरह के कुलचे के साथ छोले परोसती है। अरे लेकिन बहू, प्रतियोगिता तो 20 तरह के कुलचे की थी, फिर तुम दोनों ने 7 ही बनाया। मम्मी मैं तो खा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। रिया और रीना दोनों अपनी अपनी शक्ल उतार कर कहती है, मम्मी जी मुझसे इतना ही हो पाया। हाँ मम्मी जी, मुझसे भी यही हो पाया। अच्छा, दोनों में से कोई भी 20 तरह के कुलचे नहीं बना पाए तो फिर दोनों आपस में एक दूसरे से जीतने की होड़ में क्यों लगी हो? परिवार को मन से जीता जाता है, ना कि एक ही खाना रोज बनाकर उस पर अपनी महारत दिखाने से। मैंने सोचा था दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर को संभाल लेगी, लेकिन यहाँ तो दोनों एक दूसरे से जीतने में लगी है। दोनों ने घर को कंपटीशन की जगह बना दी। ऐसे परिवार नहीं चलता। दोनों के हाथों में स्वाद है, लेकिन मन में बैर रख के खाना बनाओगी तो कभी किसी के दिल में नहीं बस पाओगी। रीना और रिया दोनों का मुंह उतर जाता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और मिलकर खाना बनाने लगती हैं। उफ, इस गर्मी ने तो सच में जान ही निकाल दी है। पूरे बदन में अजीब सी चिपचिपाहट हो रही है। अरे बहू, तो फिर से नहा कर आ गई? अभी तो सुबह ही तूने लंबे समय तक नहाया था और अब फिर से बाल्टी लेकर चली गई थी। ये तो दिन में दूसरी बार नहा रही है। हाँ तो माँ जी, गर्मी भी तो देखो बाहर कितनी है। कूलर के सामने भी बैठे तो ऐसा लगता है जैसे उबलती हुई हवा आ रही हो। गर्मी है तो क्या हुआ, इस पूरी कॉलोनी में गर्मी सिर्फ तुझे ही लग रही है क्या? दिन में 3-3 बार कोई समझदार इंसान नहाता है क्या? माँ जी, मुझे सफाई पसंद है। जब तक मैं दिन में 3 बार अच्छे से नहीं नहा लेती तब तक मुझे शांति नहीं मिलती और ना ही मेरा किसी काम में मन लगता है। अरे पर तुझे अपनी इस आदत का नुकसान नहीं पता क्या? तू तो हर दिन 3 बार नहाती है और तुझे अच्छे से मालूम है ना कि हमारे इलाके में नल सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। पूरी कॉलोनी में पानी का कितनी भयंकर समस्या हो जाता है, कुछ अंदाजा है भी तुझे? ओफो माँ जी, रोज रोज वही पानी का रोना, रोज रोज वही एक बात लेकर बैठ जाती हैं। अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे 3 बार नहाने की आदत है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तानिया पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली जाती है। अरे तुम भाग्यवान, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। तुम्हारा समझाना बिल्कुल बेकार है। तुम उसे क्यों समझाने बैठ जाती हो जब उसे समझ ही नहीं आता है। हाँ हाँ, आप तो उसकी साइड ले लो, तब पता चलेगा जब कॉलोनी के लोग आकर घर में शिकायत करेंगे। मैं साइड नहीं ले रहा भाग्यवान, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि रोज रोज के इस कलेश में मेरा सिर फटने लगता है। कलेश मैं नहीं कर रही जी, पानी की कमी की वजह से है। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। तभी राहुल बाहर से आता है और अपनी माँ को परेशान देखकर रुक जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? तू अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं है? दिन में 3-3 बार नहाती है और तुझे तो पता है कि पूरी कॉलोनी में एक ही टंकी है जिससे पूरी कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है और रात को पानी खत्म हो जाता है। अच्छा माँ, तुम अब शांत भी हो जाओ, मैं समझा देता हूँ। राहुल अपने कमरे में आता है तो तानिया आईने के सामने खड़ी होकर गाना गाते हुए, सजना है मुझे सजना के लिए। कितना सजोगी सजना के लिए? क्यों, अच्छी नहीं लग रही मैं? तान्या, माँ बाहर गुस्सा कर रही थी कि तुम दिन में 3-3 बार नहाती हो। एक बार नहाकर भी तो काम चल सकता है, क्या जरूरत है तुम्हें 3-3 बार नहाने की? सुनो जी, नहाने के बारे में कुछ मत बोलना। मैं तो दिन में 3 बार नहाती हूँ और 3 बार ही नहाऊंगी। और फिर आप ज्यादा बोलोगे तो गर्मी में रसोई में जाना ही छोड़ दूंगी। फिर तुम खाना खुद बना लेना और खुद ही खा लेना। हे भगवान, ये तो कभी नहीं सुन सकती। चलो खाना लगा दो, भूख लगी है। ताने रसोई में जाती है और सबको खाना परोसती है। सब खाना खाते हैं। फिर राहुल कहता है, माँ खाना खाने के बाद तो बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा करता हूँ कि मैं भी नहा लेता हूँ। रुको रुको, पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद तुम नहाना। मैंने खाना बनाया है ना, तो अभी गर्मी लग रही है मुझे। अरे लेकिन तान्या, तुम तो दिन में 2-3 बार नहा ही चुकी हो ना, अब मुझे नहाने दो। नहीं नहीं, पहले मैं नहाऊंगी, बाद में आप नहा लेना। तान्या बाथरूम में चली जाती है और काफी देर तक नहाने के बाद बाहर आती है। चलो, अब मैं नहा कर आ गई हूँ, अब आप जा सकते हैं। चलो भाई, अब मेरी बारी। लेकिन कैसे नहाओगे? पानी तो खत्म हो गया है। क्या पानी खत्म हो गया है? हाँ, पानी खत्म हो गया है। अरे तुमको 3 बार नहाने की क्या जरूरत है? दिन में 3 बार नहा कर पूरा पानी खत्म कर देती हो। अब भला मैं कैसे नहाऊंगा? ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उधर दूसरी तरफ पड़ोस ने अपनी छतों पर एक दूसरे से बातें करते हुए, अरे मालती बहन, लगता है टंकी में पानी खत्म हो गया है।
नल में पानी नहीं आ रहा। हाँ बहन, आजकल रोज शाम तक टंकी में पानी खत्म हो जा रहा है। पानी तो खत्म होगा ही ना। वो पड़ोस बहू है ना, जो 3-3 बार नहा रही है, वो पूरा पानी ही खर्च कर देती है, बचाती नहीं है। हाँ बात तो सही है। और आज मैंने दिन भर से नहाया भी नहीं कि गर्मी में शाम को नहाऊंगी, लेकिन जब नहाने चली तो पानी ही नहीं। तभी छत पर 2-3 औरतें और आ जाती है और सब पानी के लिए परेशान दिखती है। तब शोभना कहती है, चलो आज तो सुनीता के यहाँ शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ चलो, सब इकट्ठा होकर चलते हैं। सभी औरतें इकट्ठा होकर सुनीता के घर के बाहर पहुंचती है और आवाज देती है, सुनीता बहन बाहर आओ जरा। सुनीता बहन जल्दी आओ बाहर। आवाज सुनकर सुनीता घबरा कर दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या हुआ बहने? भाई तुम्हारी बहू 3-3 बार नहाती है और हम एक भी बार नहीं नहा पाते। रोज शाम तक टंकी का पानी खत्म हो जाता है, जैसे कि आज हो गया। अरे किसने कहा मेरी बहू 3 बार नहाती है? अरे सुनीता बहन, अब आप हमसे झूठ बोलोगी क्या? मैं तो बगल में ही रहती हूँ। दिन में 3 बार शावर की आवाज आती है। आपकी बहू जोर जोर से गाना गा के नहाती है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं उसे समझा दूंगी कि दिन में एक ही बार नहाया करे। तभी तानिया भी औरतों की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्या बात है, ऐसे कह रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं हो। दिन में 3 बार नहाती हो तुम। पानी खत्म हो गया है, अब हम लोग अपने काम कैसे करें? हम अपने अपने घर में 3-3 बार नहाए, 30 बार नहाए, आपको क्या करना? अरे एक ही टंकी है, सबको पता है। तुम सारा पानी लगा दोगी तो हम क्या करेंगे? तुमको संभल के नहाना चाहिए। अरे तो तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम लोग भी दिन में 3 बार नहाओ मेरी तरह। ताने की बात सुनकर सारी औरतें गुस्से से वहां से चली जाती हैं। सुनीता गुस्सा होते हुए अपनी बहू से, अरे बहू तू 3 बार क्यों नहाती है? अब तो पड़ोसी भी शिकायत करने लगे हैं। माँ जी, मुझे 3 बार नहाना पसंद है। तानिया अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह तानिया उठकर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू चाय नहीं मिली अभी तक? माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, अभी अभी मैं नहाकर आई हूँ। अब मैं जाकर चाय बनाऊंगी। तानिया बालकनी में जाकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी नीचे खड़ी शोभना उसे देख कर कहती है, अरे तानिया, इतने सुबह सुबह नहा लिया? कहीं टंकी का सारा पानी तो खत्म नहीं कर दिया? अरे शोभना, कैसी बातें कर रही हो? एक बार नहाने से भला टंकी का पानी खत्म कैसे होता है? एक बार नहाने से खत्म नहीं होता, लेकिन 3 बार नहाने से तो होता है ना? तुम तो रोज 3-3 बार नहाती हो। तुम भी 3-3 बार नहा लिया करो ना, देखना कितना मजा आता है। एक बार तुमने 3 बार नहा लिया ना, तो फिर तुम बार बार 3 बार नहाओगी। नहीं, मैं तो एक ही बार नहा के परेशान हूँ, 3 बार नहीं नहा पाऊंगी। अंदर से सुनीता की आवाज आती है, बहू नाश्ता बना दे। आई माँ जी। तान्या किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और फिर उसके बाद वो घर के सारे काम करती है। तभी सुनीता तान्या के पास आकर तान्या से, अरे बहू मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। जी माँ जी। सुनीता पड़ोसन मालती के यहाँ जाती है और दोनों पड़ोस ने आपस में बातें करते हुए, सुनीता बहन अपनी बहू को मना करो, वो दिन में 3-3 बार नहाना है। किसी ने कंप्लेन कर दी तो तुम्हारा नल का कनेक्शन कट जाएगा। अरे मैं तो समझा समझा के परेशान हूँ, लेकिन वो समझते नहीं है। बातें करने के बाद सुनीता वापस आ जाती है। रात हो जाती है और तान्या खाना खाकर सभी लोगों से कहती है, खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ तुम भी खाना खा लो। नहीं, मैं तो नहीं खाना खाऊंगी। तान्या नहाने चली जाती है। वो बाथरूम में नहा ही रही होती है कि तभी पानी खत्म हो जाता है। हे भगवान, पानी खत्म हो गया। अरे ये क्या? लगता है माँ जी ने बाल्टी का पानी भर के रखा है। लगता है उन्हें मालूम था कि पानी खत्म हो जाएगा। तान्या बाल्टी के पानी से नहा कर बाहर आती है। माँ जी, मैं नहा रही थी कि तभी पानी खत्म हो गया है, और आपने जो एक बाल्टी पानी भर के रखा था ना, मैंने उससे नहा लिया। हे भगवान, एक ही बाल्टी पानी था, तूने उससे भी नहा लिया। अब भला हम क्या करेंगे तान्या? तूने सिर्फ पानी नहीं बहाया, बल्कि मेरे सब्र का बांध भी तोड़ दिया। अब सुबह चाय के पानी के लिए भी हमें पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ओह माँ जी, सुबह की सुबह देखी जाएगी। अब क्या मैं पानी के डर से बिना नहाए सो जाती? मुझसे तो ऐसी चिपचिपाहट में नींद नहीं आती है। तेरी इस नींद के चक्कर में पूरे घर की नींद उड़ चुकी है, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। अब पानी की किल्लत बर्दाश्त से बाहर है और हमें जल विभाग में शिकायत करनी पड़ेगी। सब लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। साहब, हमारी कॉलोनी की टंकी रोज शाम को खाली हो जाती है। हम सब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ एक ही घर में पानी का ऐसा कल्लेआम मच रहा है। देखिए, आप सब शांत हो जाइए, मुझे एक एक करके बात बताइए कि आखिर समस्या क्या है।
और पानी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? साहब, हमारे पड़ोस में जो सुनीता रहती है उसकी बहू दिन में 3-3 बार नहाती है, आधा-आधा घंटा शावर खुला छोड़ देती है। आप ही बताइए, ऐसे भयंकर गर्मी में जहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा, वहाँ कोई इस तरह बहाएगा क्या पानी? तो कैसे चलेगा? हाँ साहब, हम सब औरतें मिलकर उसके घर को समझाने भी गई थी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो 2-3 बार क्या 30 बार भी नहाएगी, उसे किसी का कोई डर नहीं है। क्या? इस संकट के समय ऐसी लापरवाही? ये तो सरासर कानून का उल्लंघन है। सरकारी पानी को इस तरह बंद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तुम लोग जाओ, अभी जाकर उनके घर का मेन पाइप ही काट दो, तभी उन्हें पानी की कीमत समझ आएगी। जल विभाग के कर्मचारी सुनीता के घर पहुंचते हैं और उनके घर का सरकारी नल कनेक्शन काट देते हैं। दोपहर को तान्या हमेशा की तरह बाल्टी लेकर बाथरूम में जाती है। अरे ये क्या मजाक है, नल से तो एक बूंद भी नहीं टपक रहा है। माँ जी, ओ माँ जी, जरा बाहर आकर देखना, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्यों चिल्ला रही है बहू? दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस वक्त तो पानी वैसे भी नहीं आता है। अरे माँ जी, इस वक्त थोड़ा बहुत तो पानी तो हमेशा पाइप में रहता ही था, आज तो पूरी तरह नल सूख चुका है। मुझे दोपहर का नहाना निपटाना था, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हाँ, तू तो रोज दिन में 3-3 बार जो नहाती थी ना, उसका फल मिल गया। जरूर कॉलोनी वालों ने, किसी ने जल विभाग में तेरी शिकायत कर दी होगी, इसलिए आज नल का कनेक्शन ही कट गया। हॉल में आकर तानिया राहुल से, ऐसे कैसे हमारा नल काट सकता है कोई? राहुल जी, जल विभाग को फोन लगाओ, उन्हें बोलो कि आकर देखे कि किसने ये हरकत की है। तान्या की जिद पर राहुल तुरंत जल विभाग के अधिकारी को फोन लगाता है और फोन में बात करता है। साहब, ये राहुल बात कर रहा हूँ, हमारे घर का नल का कनेक्शन काट दिया गया है। आखिर हमारी गलती क्या है जो आपने बिना बताए ऐसा कदम उठाया? राहुल जी, गलती आपकी नहीं बल्कि आपकी पत्नी की है। पूरे कॉलोनी के लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज की है कि आपकी पत्नी दिन में 3-3 बार पानी बर्बाद करती है, जिससे पूरी कॉलोनी परेशान हो रही है। साहब, मैं मानता हूँ कि उसने गलती की है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में बिना पानी के हमारा पूरा परिवार कैसे रहेगा? कृपया हमारा कनेक्शन दोबारा जोड़ दीजिए। कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगा राहुल जी। सरकारी पानी की बर्बादी के जुर्म में आपके घर पर भारी जुर्माना लगाया गया है। आपको पूरे 25,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, तभी कनेक्शन वापस मिल पाएगा। क्या? 25,000 रुपये? साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम अचानक से चुकाना नामुमकिन है। तो फिर बिना पानी के रहने की आदत डाल लीजिए। जब तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा तब तक आपके घर में पानी की एक भी बूंद नहीं आएगी। राहुल उदास होकर फोन काट देता है और सभी को ये बात बताता है। क्या? 25,000 रुपये जुर्माना? हे भगवान, ये तो पूरे महीने का बजट है। अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास इस वक्त पे इतने पैसे फालतू भी नहीं है रखे हैं। ये सब हमारी लाडली बहू के उस 3 बार नहाने के शौक का नतीजा है। भुगतो अब सब मिलकर। लेकिन माँ जी, अब बिना पानी के घर का काम कैसे चलेगा? मुझे तो सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं। मैं बिना नहाए कैसे रहूंगी? कैसे चलेगा क्या मतलब? अब पानी हवा से तो आएगा नहीं। जब तक जुर्माना नहीं भरा जाता तब तक बहू बाहर जाएगी और बाहर से पानी भर कर लाएगी। सामने नगर पालिका का जो सरकारी नल है, वहीं जाओ और पानी भर कर लाओ, तब पता चलेगा कि पानी कितनी मेहनत से आता है। लेकिन आज रात का काम कैसे होगा? आज तो घर में एक भी बूंद पानी नहीं है। रुक, मैं पड़ोस वाली मालती बहन के यहाँ जाकर थोड़ा सा पानी मांग कर लाती हूँ, ताकि आज रात का खाना तो बन सके। सुनीता खाली गुंडी लेकर मालती के घर पहुंचती है और कुछ देर बाद वापस आती है। अम्मा जी, आप तो सिर्फ ये 2 गुंडी पानी लेकर आई हैं। इतने में पानी में रसोई का काम, बर्तन और साफ सफाई कैसे होगी? पड़ोसियों ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी बहू दिन में 3-3 बार नहाकर पानी उड़ाती थी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए इससे ज्यादा पानी नहीं है। उन्होंने तो ये पानी भी तरस खा कर दे दिया है। कितने मतलबी लोग हैं ये। माँ जी, इस 2 गुंडी पानी में भी 1 गुंडी पानी तो मैं नहाने के लिए ले जा रही हूँ। मुझसे इस गर्मी में और नहा रहा जा रहा है। सोनिया, खबरदार, जो तूने इस पानी को हाथ भी लगाया, ये पानी सिर्फ पीने और रसोई के लिए है। अगर तूने इसमें एक भी बूंद बहाई तो आज घर में चूल्हा नहीं चलेगा और सब भूखे सोएंगे। अगले दिन सुबह घर में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुनीता तानिया के हाथ में 2 खाली बाल्टियां थमा देती है और तानिया म्युनिसिपैलिटी के नल पर पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर तानिया अपने आप से, हे भगवान, यहाँ तो पैर रखने की जगह भी नहीं है। पानी के लिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है। अरे भाई, धक्का क्यों दे रहे हो? सुबह 4 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। सिर्फ 1 डिब्बा पानी मिला है। मेरे बच्चे घर पर प्यासे बैठे हैं। लाइन में आओ सब। कोई बीच में घुसा तो बाल्टी सिर पर मार दूंगा। यह पानी के एक बूंद के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है।
तान्या चुपचाप लाइन के सबसे पीछे खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि लोग पानी के लिए आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट पर उतर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे खाली बोतल लेकर पानी की एक बूंद के लिए भी गिड़गिड़ा रहे हैं। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रही हूँ? पानी के लिए इतनी भयंकर किल्लत, लोग एक एक घूंट पानी के लिए इस कदर तरस रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और मैं अपने ऐशो आराम के लिए दिन में 3-3 बार नहाकर शावर चलाकर सैकड़ों लीटर पानी नालियों में बहा देती थी। बेटा ज़रा मेरी मदद करो, मेरी बाल्टी भर गई है, मुझसे उठ नहीं रही है, मेरे पैर में चोट लगी है। लेकिन अगर आज पानी नहीं ले गई तो मेरे घर में खाना कैसे बनेगा? लाइए माँ जी, मैं आपकी बाल्टी उठा देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे आपके घर तक पहुँचा दूंगी। तान्या उस बुजुर्ग औरत की मदद करती है और फिर अपनी बाल्टियां भरकर बड़ी मुश्किल से धूप से हाँफती हुई वापस घर आती है। आ गई बहू, देख लिया ना बाहर का नजारा, मिल गया पानी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैं पानी बर्बाद करती थी। आज मैंने लोगों को पानी भरते देखा कि पानी के लिए कितने झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है, धमा चौकड़ी मची है, लोग कितने परेशान हैं। आज के बाद मैं पानी देख के खर्च करूंगी। और ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत से डर गई हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि पानी कितना कीमती है। बहू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पानी की कीमत समझना बहुत ज़रूरी था। तभी राहुल मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल होता है। अरे वाह, घर में सब इतने गंभीर क्यों है? जरा बाहर आकर देखो, हमारा सरकारी नल फिर से चालू हो गया है। क्या? नल चालू हो गया है? लेकिन बेटा वो 25,000 रुपये जुर्माना, उसका क्या हुआ? माँ, मेरा एक पुराना दोस्त उसी नगर पालिका में काम करता है, मैंने उससे बात की और फिर तान्या की तरफ से लिखित माफीनामा भी दिया। उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जुर्माना माफ कर दिया और कनेक्शन दोबारा जुड़वा दिया। सच में राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको और माँ जी को विश्वास दिलाती हूँ कि नल आने के बाद भी मेरी आदत अब बदल चुकी है। चलो, सुबह का भूला अगर घर वापस शाम को लौट ही आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। हाँ माँ जी, अब ये दिन में 3 बार नहाने वाली बहू सुधर गई है और अब से दिन में सिर्फ एक ही बार नहाएगी।